अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। ये इस एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मेरे बाकी के सीरीज भी देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं शेयर किए गए हैं और उन सब के पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम पर अपलोड किए गए हैं। तो जैसा कि आप इस चैप्टर का नाम जानते हैं 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, तो इस चैप्टर में हम लोग 18th सेंचुरी में जो जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो रही थी, किस तरीके से चेंजेस आ रहे थे, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं जैसा आपको हमेशा बताती हूँ कि क्लास 7 जो हिस्ट्री एनसीईआरटी है दैट वाज अबाउट मेडिवल इंडिया, तो ये इसका लास्ट चैप्टर है 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के बारे में। तो इस पूरे के पूरे एनसीईआरटी में क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमने एंशिएंट इंडिया पढ़ा था और क्लास 7 की एनसीईआरटी में हम लोगों ने मेडिवल इंडिया पढ़ लिया है। तो अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करते हैं तो अर्ली मेडिवल इंडिया शुरू होता है 700 से 1000 एडी तक, और 1000 से लेकर 1857 जो एडी है उसको हम बोलते हैं लेटर मेडिवल पीरियड। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम जो है 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 18th सेंचुरी खत्म होते होते 19th सेंचुरी की जो शुरुआत होती है उसमें उस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। इसी टाइम पीरियड, ये कोई मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में कोई ऐसा ट्रांजिशन फेज नहीं होता कि भाई आज से जो है 1000 एडी शुरू हो गया तो चलो ठीक है आज से हम एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ें। ये डिविजन हमने अपनी समझ के लिए की हैं। तो जो चीज़ें हम ये 18th सेंचुरी में पढ़ेंगे वही चीज़ें जो होंगी कंटिन्यू होंगी 19th सेंचुरी में भी। तो जब हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड, क्लास 8 में जब हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करेंगे तो हम यहीं से पिक करने जा रहे हैं उसको। तो हम ये एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं आज, मेडिवल इंडिया की। तो अगर हम इसमें पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे मतलब ओवरव्यू, क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर एंड लेटर मुगल और लेटर मुगल के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट था, क्यों लेटर मुगल जो है कंट्रोल नहीं कर पाए थे, उन सब के कारण जानने की कोशिश करेंगे। एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट, कौन कौन से नए स्टेट्स आ गए। अगर हम जो स्टेट्स थे वो 3 तरीके के थे। पहले थे ओल्ड मुगल प्रोविंसेस थे, दूसरे थे वतन जागीर थी जो राजपूत की थी, और थर्ड थे इंडिपेंडेंट स्टेट जो इंडिपेंडेंस शो कर रहे थे जिसमें सिख, मराठा और जाट्स आते हैं। फिर हम लास्ट टॉपिक में बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो 18th सेंचुरी जो है उसने विटनेस किया था एक लॉट ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस जो है सब कॉन्टिनेंट में देखने को हमें मिल रहे थे। ये वो टाइम पीरियड है 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड जिसमें कि बहुत सारे फ्रेंच, डच, इंग्लिश ये सब लोग जो हो रहे हैं हमारे देश में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में। अगर मैं देश की बात नहीं करती, सब कॉन्टिनेंट की बात करती हूँ, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सब लोग ट्रेड के लिए आ रहे थे। स्टार्टिंग में एज अ बिजनेसमैन वो लोग आए थे, बट लेटर ऑन उन्होंने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर फ्लॉज को देखकर, जो उन्होंने कमियां थी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, उनके मद्देनजर उन्होंने सोचा कि हम यहाँ की पॉलिटी के ऊपर भी कैप्चर करेंगे। तो उन्होंने इस एम्बिशन के साथ हमारे देश के अंदर शुरुआत कर दी थी। तो ये सारी शुरुआत अब तक हो चुकी है। अगर हम मैप की बात करते हैं तो हमें इट इज क्लियरली एविडेंट दैट द ब्रिटिश हैज ग्रैब्ड मेजर चंक ऑफ द टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया। अगर हम अभी मैप को देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ईस्टर्न इंडिया में काफी सारी टेरिटरी में अपना पकड़ बना ली थी। In this chapter, we will look into the rise of new political groups, territories after the death of औरंगजेब। जो औरंगजेब जो है उसकी डेथ हो जाती है, which was the मुगल एम्परर लास्ट। तो उसके बाद जो मुगल्स आते हैं वो छोटे छोटे मुगल्स आते हैं, लेटर मुगल्स, जो कि ज्यादा पावरफुल नहीं होते, तो उनसे जो होता है पूरा अपना साम्राज्य कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो आप ये देखिए, अगर आप मुगल एम्पायर की बात करेंगे तो 1700 जो है एडी, उसके अंदर मुगल एम्पायर की देखिए यहाँ तक टेरिटरी है, डाउन साउथ तक पूरा ये बंगाल वाला एरिया, बांग्लादेश वाला एरिया, पूरा का पूरा यहाँ तक लाहौर, ये सारा का सारा जो था मुगल एम्पायर के अंडर आ गया था। उसी टाइम पीरियड पर अगर आप देखते हैं टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन मिड 18th सेंचुरी। अगर हम ये 18th सेंचुरी की शुरुआत है उसके 50-60 साल बाद देखेंगे आप, तो यहाँ पे नदन सरकार, मतलब ये उड़ीसा का जो पूरा का पूरा उड़ीसन कोस्ट है और बंगाल, ये पूरा का पूरा किसके इन्फ्लुएंस में आ चुका है, ये पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस में आ चुका है ब्रिटिशर्स के। ओके, इनके पहले वाले चैप्टर्स में हम देख रहे थे कि भाई जो अलग अलग सिटीज डेवलप हुए थे, जैसे हमने बात किया था सूरत डेवलप हो रहा है, अलग अलग जो सिटीज डेवलप हो रहे थे जिसके ऊपर किसका कंट्रोल था, ट्रेडर्स का कंट्रोल था, ट्रेड यूनियंस का कंट्रोल था। तो अंग्रेजों ने देखा, जब वो हमारे देश में आ रहे थे तो उन्होंने देखा भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो ट्रेड यूनियंस है उनका कंट्रोल है, तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो, इस वाली कोस्ट को छोड़ के उन्होंने ईस्ट कोस्ट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया था,
जहां पे अभी किसी का कंट्रोल नहीं था और उन्होंने अपना कंट्रोल यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। तो अगर हम बात करते हैं क्राइसिस ऑफ एम्पायर एंड लेटर मुगल जो थे उनके क्या क्या इश्यूज थे कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो मुगल एम्पायर डिक्लाइन जो होता है वो स्टार्ट होता है 17th सेंचुरी से। 17th सेंचुरी से अगर आप देखना शुरू कर देंगे तो मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। न्यूमरस फैक्टर्स, जो बहुत सारे फैक्टर्स थे इनके डिक्लाइन के लिए। पहला था औरंगजेब डिप्लीटेड द फाइनेंशियल एंड मिलिट्री रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग लॉन्ग टाइम इन दक्कन। जो औरंगजेब था उसने खजानों को खाली कर दिया था। क्यों खाली हो गए थे खजाने? क्योंकि उसने काफी लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी थी दक्कन में, बहुत लड़ाइयां हो रही थी उस टाइम पे। सेकेंड अगर फैक्टर देखें तो मुगल जो एम्परर था, इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द मुगल एम्परर टू कीप चेक ऑन द मनसबदार्स। अब जो मनसबदार्स थे वो क्या कर रहे थे? हमने देखा था पॉलिटिकल डिवीजन में, अगर हमने देखा था तो अलग अलग जो थी लोगों को कंट्रोल करने के लिए लैंड दे दी गई थी। वो लोग उस लैंड को कंट्रोल करते थे और इन रिटर्न वो क्या करते थे? राजा को रेवेन्यू सबमिट कर दिया करते थे उस पर्टिकुलर लैंड में से। लास्ट में जब हम औरंगजेब के टाइम की बात कर रहे थे तो औरंगजेब से लोग नाखुश क्यों हुए थे? क्योंकि उसने बिना कुछ भी, जब तक अकबर का रेन था, अकबर के बाद भी, तो लोग क्या करते थे? एसेस करते थे कि भाई कितना सूखा पड़ा है, कितनी बड़ी लैंड है, कितनी फर्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू सिस्टम जनरेट किया जाता था। मतलब रेवेन्यू उसी हिसाब से फिक्स किया जाता था कि भाई इतना रेवेन्यू जो है वो जो किसान है या वहां का जो जागीरदार है, जो मनसबदार है, वो दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उसी के अकॉर्डिंग। बट औरंगजेब ने क्या किया था? इन सब चीजों को खत्म करके बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेशन शुरू कर दिया था। तो अब क्या हो गया था? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था मनसबदार को कंट्रोल करना, क्योंकि अब आप उनको अपनी गुडविल से तो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, गुडविल तो खत्म हो चुकी थी। अब ये वाली जो है, ये औरंगजेब की अगर हम बात करें तो उसकी गुडविल नहीं बची थी, गुडविल खत्म हो चुकी है, उसको तो पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। तो उस तरीके से अब मनसबदार को कंट्रोल करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सूबेदार जो थे क्वाइट ऑफन कंट्रोल द रेवेन्यू एंड मिलिट्री ऑफिसर्स व्हिच गिव देम पावर ओवर द वास्ट एम्पायर। जो सूबेदार थे वो मिलिट्री कंट्रोल भी करते थे, क्योंकि उनके पास आर्मी होती थी, वो आर्मी को रखते थे, जब राजा को जरूरत होती थी तो उसको दे देते थे। तो जब सूबेदार होते थे वो भी पावरफुल हो गए। अब आप ये बताइए कि अगर आप किसी एक चीज को कंट्रोल करते हैं, जो आपके डायरेक्ट कंट्रोल के लोग होंगे, जिनसे आप बात करते हैं, जिनसे आप रोज मिलते हैं, आपका उनके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होगा, उनका आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होगा, आपका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज्यादा है। तो सिमिलरली जो सूबेदार होते थे या जो मनसबदार होते थे, उनका उस लोकल पॉपुलेशन में, उस लोकल एरिया में कंट्रोल ज्यादा एस्टैब्लिश होता था एज कंपेयर टू किंग। और अगर किंग वीक है और अगर किंग अनपॉपुलर है तो आप सोचिए फिर क्या होगा। अगर अनपॉपुलर किंग है या वीक किंग है तो नीचे वाले लोग जो हैं, जिनके पास इतने सारी पॉपुलेशन का कंट्रोल है, इतने सारे रेवेन्यू का कंट्रोल है, इतने सारे मिलिट्री का कंट्रोल है, तो दे विल बिकम पावरफुल। और यही सब हो रहा है। ओके और क्या हो रहा था? रेबेलियन स्टार्ट हो गए थे। रेबेलियन स्टार्टेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में रेबेलियन स्टार्ट हो गए थे अलग अलग, क्योंकि लोग जो है राजा की, जो एग्जिस्टिंग राजा था, जो पपेट राजा हुआ करता था, उसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। रेबेलियन स्टार्ट हो गया था। जो रेबेलियन इस टाइम पे हो रहे थे डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अर्लियर वंस, क्योंकि ये अब बहुत ज्यादा these were groups were able to seize the economic resources of the region। अब जो रिबेल हो रहे लग गए थे, मतलब ये कौन सी किसकी बात हो रही है? 16th सेंचुरी की, 17th सेंचुरी की बात हो रही है। तो 17th सेंचुरी में जो रेबेलियन होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल रेबेलियन होते हैं। उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है कंट्री के, उसको भी सीज कर सकते हैं। जो मुगल्स थे आफ्टर औरंगजेब, नेक्स्ट जो कारण है, they were unable to arrest the gradual shifting of political economic authority। मतलब जैसे जैसे आप वो देख रहे थे कि अलग अलग पॉलिटिकल इकोनॉमिक अथॉरिटी चेंज हो रही है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए लेटर मुगल्स। फिर एक कारण और था, नादिर शाह जो है वो अटैक कर रहा था, अटैक ऑफ नादिर शाह, एग्जिस्टिंग क्राइसिस को उसने और बढ़ा दिया। अफगान रूलर है अहमद शाह अब्दाली, उसका भी अटैक हो रहा था। तो ये सारे अटैक जो थे वो भी मुगल एम्पायर को, जो लेटर मुगल्स थे, उसको बहुत ज्यादा वीक बना रहे थे। तो बहुत सारा प्रेशर था फ्रॉम ऑल साइड। द एम्पायर फर्दर वीकन एंड नोबल डिवाइडेड देमसेल्व्स एज ईरानीज एंड तुरानीज। लेटर मुगल्स वर पपेट इन द हैंड्स ऑफ दीज नोबल्स। अब क्या हो गया था? जो राजा था, जो रूलर है वहां का, मुगल जो है, वो पावरफुल नहीं रह गया था, उसके नोबल्स ज्यादा पावरफुल हो गए थे। और नाउ नोबल्स से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ईरानी और तुरानी। अब जो थे वो ही कंट्रोल करते थे, राजा बिल्कुल वैसे ही करता था जैसे उसके नोबल्स उसको बोला करते थे करने के लिए, बिकॉज राजा खुद से पावरफुल बचे ही नहीं थे, क्योंकि लेटर मुगल्स वर नॉट दैट पावरफुल। तो इतने सारे कंबाइंड रीजन्स हैं जो कि अलग अलग रीजन में अलग अलग रेबेलियन होने के कारण, सूबेदार्स, मनसबदार्स, फॉरेन अटैक, ये सारी चीजें जो हैं कंबाइंड मिलजुल के जो थे, मुगल्स वर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर वास्ट एम्पायर। ये आप देखिए, ये पोर्ट्रेट बनाया गया है नादिर शाह का, यू कैन अप्रिशिएट इट। फिर क्या हुआ था? अब क्या होता है? 3 तरीके के नए स्टेट्स आ जाते हैं, एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट। अब मुगल्स तो अपने पूरे के पूरे शासन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है मुगल्स का।
गवर्नर्स और सूबेदार्स और जमींदार जो हैं वो कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी। तो जो स्टेट्स ऑफ 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग स्टेट। तो अगर 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो 3 तरीके के स्टेट्स एमर्ज होते हैं। पहले होते हैं ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। ओल्ड मुगल प्रोविंसेस होते हैं वो क्या थे, हैदराबाद, बंगाल एंड अवध आते हैं। उसमें 3, दे डिड नॉट ब्रेक देयर टाइज विद मुगल्स दो दे वर पावरफुल। ये जो तीनों के तीनों थे, हैदराबाद में, बंगाल में और अवध में, ये तीनों के तीनों यहाँ पे पावरफुल लोग थे। बट क्योंकि उनकी मतलब फ्रेंडशिप टाइज होती थी मुगल्स के साथ, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित नहीं किया। उन्होंने फिर भी अपने आप को मुगल प्रोविंस ही बोला, बट ये इंडिपेंडेंटली मतलब पावरफुल बहुत ज्यादा थे। इनका वही सब काम होता था जो ये खुद चाहते हैं, नाम के लिए बस ये मुगल प्रोविंस थे। तो ओल्ड मुगल प्रोविंस पहली कैटेगरी है। सेकेंड है स्टेट्स दैट एंजॉय कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं उसके बाद, जिसमें क्या होता है, राजपूत स्टेट्स आते हैं। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। फिर स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ फिर सिख वाले, मराठा और जाट्स जो होते हैं, ये भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं। ये जो सेकेंड कैटेगरी है वो मुगल्स के टाइम में भी ये जो राजपूत स्टेट थे, क्योंकि इनके आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि जो राजपूत थे, मुगल्स की अच्छी अच्छी पॉलिसीज थी, तो वो क्या करते थे, वो उसकी पेट्रोनेज को उन्होंने स्वीकार कर लिया था खुद से। तो उन्होंने अपनी बेटियां जो है दे दी थी मुगल किंग्स को शादी के लिए, शादी की तरह, तो रिश्तेदारी में बदल गई थी वो जो उनकी थी। तो वो पहले से ही जो थे कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस उनको थी। जो राजपूत के जो राजा थे मुगल के टाइम पीरियड में अपनी इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज किया करते थे, बट मुगल्स ने उनको बोला था कि भाई आप हमारी पेट्रोनेज के अंडर रहेंगे, मतलब यू आर द पार्ट ऑफ मुगल, आप अपने रूल को अपने मर्जी से चलाइए। तो राजपूत जो थे अभी भी वैसे ही हो गए थे, इंडिपेंडेंट थे पहले भी, अब उन्होंने क्या किया था, राजपूत स्टेट अभी भी अलग से दिखाई देंगे। तीसरे जो स्टेट्स हैं सिख, मराठास और जाट्स, ये जो थे इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था मुगल से, राइट। तो कुछ मुगल प्रोविंस थे, दूसरे राजपूत स्टेट्स थे और तीसरे ये वाले स्टेट्स। तो 3 कैटेगरी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले ओल्ड मुगल प्रोविंस, जिसके अंदर हम हैदराबाद, अवध और बंगाल तीनों को पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद जो थे ओल्ड मुगल प्रोविंस जो केम फ्रॉम द ओल्ड मुगल प्रोविंस। ये कौन कौन से, अवध जो था वो सादत खान ने बनाया, फाउंड किया था। बंगाल जो है मुर्शिद अली खान थे वहां पर, और हैदराबाद के अंदर आसफ जाह थे। तो ये तीनों थे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद के अंदर थे निजाम उल मुल्क आसफ जाह। उनका क्या नाम है पूरा, निजाम उल मुल्क कहा जाता है उनको, ये उनका टाइटल था आसफ जाह। तो आसफ जाह थे, ये कौन थे, फाउंडर थे हैदराबाद के स्टेट के, एंड वाज ए पावरफुल मेंबर ऑफ द मुगल एम्परर फारूक सियालकोट। तो ये फारूक सियालकोट के नोबल रहे थे उस टाइम के। तो अभी भी जो है हैदराबाद को अभी भी मुगल के अंडर ही माना जा रहा है, लेकिन हैदराबाद वाज अल्टीमेटली पावरफुल। तो उन्होंने क्या किया, इसने जो है टर्मोइल इन दक्कन एंड कॉम्पिटिशन अमंग द नोबल्स मेड हिम ग्रेटर पावर। उसने देखा कि सारे नोबल्स जो आपस में झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं, जो रूलर है, जो सुल्तान है, वो तो उतना पावरफुल है नहीं, तो उन्होंने उसका एडवांटेज उठा के हैदराबाद को अपना एक अलग से स्टेट घोषित कर देते हैं। Though he was under the nobles, he ruled the province independently without seeking any direction from Delhi. क्या हमने बात किया, इन्होंने अभी भी मुगल को राजा मान रहे हैं, बट ये कोई किसी की उनकी गाइडेंस नहीं लेते थे। हैदराबाद इटसेल्फ वाज पावरफुल अंडर निजामुल मुल्क। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। हैदराबाद किसने फाउंड किया था, निजामुल मुल्क आसफ जाह। तो आसफ जाह, निजामुल मुल्क, आप बस इसको प्रोनाउंसिएशन करते रहिए, निजामुल मुल्क आसफ जाह हैदराबाद, बस इतना आप एक लाइन में बताते रहिए, आपको याद हो जाएगा। जब भी आप निजामुल मुल्क का नाम देखेंगे, आसफ जाह आपको अपने आप से याद होएगा, और उसके बाद में हैदराबाद, निजामुल मुल्क आसफ जाह हैदराबाद, बस इस तरीके से आप याद कर लीजिए। आपका ब्रेन उसको ऐसे ही याद रखेगा। नो नीड फॉर एनी निमोनिक्स, इसके लिए कोई निमोनिक्स की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो क्या बात हो रही है कि बात ये हो रही है कि उस टाइम पे नोबल्स ज्यादा पावरफुल थे मुगल एम्परर के, लेटर मुगल्स में। तो ये नोबल्स की कोई बात सुनते नहीं थे, अपनी इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज करते थे। तो हैदराबाद वाज कॉन्स्टेंटली एंगेज इन अ स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठास टू वेस्ट एंड तेलुगु वॉरियर। तो क्या होता था, हैदराबाद के ऊपर हर टाइम पे मराठा का थ्रेट रहता था वेस्ट साइड से, और तेलुगु वाले जो वॉरियर्स थे वो भी इनके ऊपर थ्रेट थे। आसफ जाह जो है उसने ट्राई किया था कोरोमंडल कोस्ट जो है ईस्ट में कंट्रोल करने का, लेकिन वहां पे तो ऑलरेडी ब्रिटिश बैठे हुए थे, है ना। अभी हमने देखा था उड़ीसा वाली जो कोरोमंडल कोस्ट है उस पर ब्रिटिशर्स का कब्जा अब तक हो चुका था। तो इन्होंने कोशिश की थी आसफ जाह ने, बट वहां पे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने आने नहीं दिया। सेकेंड जो था प्रोविंस वो था अवध। अवध किसके अंदर था, बुरहानुल मुल्क सादत खां। ये कौन था, निजामुल मुल्क था आसफ जाह, और ये बुरहानुल मुल्क है सादत खान। तो सादत खान के अंडर था अवध, बुरहानुल मुल्क सादत खान उसके अंडर था अवध, निजामुल मुल्क आसफ जाह उसके अंडर था हैदराबाद।
तो अब क्या है, वो बुरहानुल मुल्क जो है सादत खान, उनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर, एंड ही फाउंडेड अवध। तो वो वहां के गवर्नर थे पहले, उन्होंने अवध को बना दिया। तो सादत खान जो है उसने क्या किया, कंबाइंड सारे ऑफिस, सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी, मतलब पॉलिटिक्स, फाइनेंस और मिलिट्री तीनों को मिक्स कर दिया था। पॉलिटिक्स, फाइनेंस और मिलिट्री तीनों को मिला दिया था उसने। तो सादत खान ट्राई टू डिक्रीज द मुगल इन्फ्लुएंस। सादत खान को लगता था कि मुगल्स का इन्फ्लुएंस मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि मुगल्स वर अल्टीमेटली नाउ कंट्रोल्ड बाय देयर नोबल्स। तो उसने उसका कम करने के लिए उसने सारे के सारे ऑफिसेस जो थे उसको रिड्यूस कर दिया नंबर में, और अपने अपने लोगों को वहां पे प्लेस कर दिया था। ठीक है, बुरहान उल मुल्क सादत खान अवध। जो अकाउंट से जागीरदार के वो रीअसेस किए गए टू प्रिवेंट चीटिंग। ही सीज नंबर ऑफ राजपूत जमींदार एंड फर्टाइल लैंड्स जो थी उसने उसकी ले ली थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, दीज थिंग्स वी विल रीड अगेन। अभी आपको ये समझना है कि 3 स्टेट्स थे, हैदराबाद, निजामुल मुल्क, बुरहानुल मुल्क, सादत खान अवध, और फिर तीसरी स्टेट कौन सी, बंगाल। तो अब आती है थर्ड स्टेट, बंगाल। तो बंगाल क्या था, बंगाल जो था वो ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल अंडर मुर्शिद अली खान। जो मुर्शिद अली खान है उसके अंडर पे बंगाल की स्थापना होती है। सो लाइक द रूलर्स ऑफ अवध एंड हैदराबाद, ही ऑल्सो कमांडेड रेवेन्यूज ऑफ द प्रोविंस। वो उसके सारे रेवेन्यू को भी कलेक्ट करना शुरू कर देता है। टू रिड्यूस द मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल, ही ट्रांसफर्ड मुगल जागीरदार टू उड़ीसा। उसने जागीरदार जो थे उसको उड़ीसा भेज दिया। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश। फॉर्मेशन ऑफ बंगाल स्टेट लेड टू कंसिडरेबल चेंजेस इन जमींदारी सिस्टम। तो उस टाइम के जमींदारी सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं इन तीनों स्टेट्स के बनने के बाद। ओके, जो ये तीनों के तीनों स्टेट्स है ना, इनका एक कॉमन फीचर था। किस किस का, बंगाल का, अवध का और हैदराबाद का। तो तीनों के तीनों कौन से थे, अभी भी वो मुगल्स को अपना राजा मान रहे हैं, मतलब अंडर मुगल ही हैं, वो प्रोविंसेस हैं तीनों के तीनों। इन तीनों की एक खास बात ये थी कि देवर, पहली बात थी कि तीनों ही स्टेट्स में देवर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि इनहेरिट किया गया। तो उन्होंने उसको चेंज करके अपने खुद के पर्सन को वहां पे बिठा दिया था। तो तीनों के तीनों स्केप्टिक थे अबाउट द मुगल। ओके, सबके सब उन्होंने क्या किया था, डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू, जो फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंडेंट थे तीनों के तीनों। और 3 स्टेट्स हैड इमर्जिंग रिलेशंस विद रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट। तो दोनों के 3 इनके फैक्टर्स कॉमन थे। तीनों के तीनों पुराने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर बिलीव नहीं करते थे, तो सबने चेंज करके अपने लोगों को बिठाया। सेकेंड, जो उनका रेवेन्यू कलेक्शन जो था मेनली फार्मर्स से आता था तीनों का। थर्ड, तीनों ने ही जो नए इमर्ज हो रहे थे मर्चेंट्स और बैंकर्स जो इमर्ज हो रहे थे उनके साथ उन्होंने अच्छे रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिया, उनके ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाती है। ओके, तीनों का ये कॉमन फैक्टर है। फिर आती है वतन जागीर्स ऑफ राजपूत। तो राजपूत के बारे में हम क्या जानते हैं, मुगल के टाइम पीरियड से राजपूत जो थे उनके फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं मुगल्स के साथ, और वो अपने उनकी पेट्रोनेज में रहा करते थे। तो मैं जो बहुत सारे राजपूत हैं आमेर के और जोधपुर के, सर्व द मुगल्स एंड इन टर्न दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर जागीर्स। ये हमने समझ लिया, उनको ऑटोनॉमी दी जाती थी। वो कहते थे कि भाई, मुगल्स कहते थे आप हमारे लॉयल रहो, आप अपना राजपाट खुद चलाओ, बस हमारे अंडर में रहो। तो ये जो रूलर्स थे अब उन्होंने अटेम्प्ट किया टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल टू एडजेसेंट एरियाज। दे क्लेम सूबेदारीज ऑफ रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि मुगल्स अब वीक हो गए हैं लास्ट में, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू किया और एक्सपेंशन शुरू कर दिया। तो राजा अजीत सिंह जो है जोधपुर के, उन्होंने गवर्नरशिप ऑफ गुजरात ले ली। सवाई राजा जय सिंह हैं आमेर के, उन्होंने मालवा ले लिया गवर्नरशिप। ठीक है, सो उन्होंने अपनी टेरिटरीज को भी आगे एक्सटेंड कर दिया। तो नागौर है वॉज अनेक्स टू जोधपुर, आमेर वॉज सीज लार्जर पोर्शन ऑफ बूंदी। तो सवाई जय सिंह जो है ही फाउंडेड न्यू कैपिटल एट जयपुर। सवाई जय सिंह जो है आपको उनका किला मिलेगा जयपुर के पास। वॉज गिवन सूबेदार ऑफ आगरा। राजा जय सिंह कंस्ट्रक्टेड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। देखो, जो राजा जय सिंह है ना वो बड़ा साइंटिफिक बंदा था, तो उसने क्या किया, जंतर मंतर बनवाए 5 जगह पे। कहाँ कहाँ पर है जंतर मंतर, दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा में और वाराणसी में है। ओके, तो आप लोग जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी इन सिटीज में रहते हैं या जो भी इसके आसपास रहते हैं, जरूर जंतर मंतर को देख के आइए। बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये स्ट्रक्चर है। वहां पे आपको घड़ी देखने को मिलेगी, जैसे जैसे छाया होती जाएगी आप टाइम मिलाना, वो राइट टाइम बताती है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, यहाँ पर ये सारे के सारे जंतर मंतर बने हुए हैं। जंतर मंतर बोला जाता है ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं टू स्टडी हेवनली बॉडीज, ऑब्जर्वेटरीज हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो कैलकुलेशंस करने के लिए हैं। तो जंतर मंतर ऑफ जयपुर इज नाउ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी क्वेश्चन है, जब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। अभी भी पूछा जा सकता है
कि आउट ऑफ ऑल जंतर मंतर, टोटल 5 जंतर मंतर हैं, राजा जय सिंह ने बनाए हैं, उसमें से कौन सा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो जयपुर वाला जंतर मंतर है। ये देखिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट ऑफ राजस्थान और जंतर मंतर न्यू दिल्ली, इसके फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन सी थी, ये 3 स्टेट थी पहले वाली जो मुगल के अंडर ही थी। फिर है नहीं, पहले 3 स्टेट थी जो मुगल के अंडर थी, वो थी हैदराबाद, अवध और बंगाल। उसके बाद वाली जो स्टेट थी राजपूत स्टेट्स थी। अब 3rd नंबर की कैटेगरी की स्टेट्स आ रही हैं जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। उसमें सिख आएंगे, उसके अंदर मराठास आएंगे, उसके अंदर जाट्स आएंगे। तो सिख, मराठा और जाट। तो सिख जो थे उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख इनटू अ पॉलिटिकल ग्रुप। उन्होंने अपना पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म कर लिया, हेल्प बिल्डिंग ए रीजनल स्टेट ऑफ पंजाब। उन्होंने पंजाब स्टेट बना लिया अपना। और एक उनका जो पॉलिटिकल ग्रुप था सिख का, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्लोजली निट पॉलिटिकल ग्रुप था। तो उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, फॉट बाय सिक्स अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल। तो मुगल्स और राजपूत के साथ इनकी लड़ाई होती रहती थी सिक्स की। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, बंदा बहादुर जो है उसने रिवोल्ट किया था मुगल्स के अगेंस्ट में। ओके, सिख जो है अरेंज किया था उन्होंने अपने आप को themselves into bands और कॉल्ड द जाटास और मिसिल्स बोला जाता था। मिसिल बोला जाता था, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये बैंड बनाते थे उसको मिसिल बोला जाता था। ठीक है, ये देखिए महाराजा रंजीत सिंह की जो है तलवार इसमें आपको दिखाई दे रही है, महाराजा रंजीत सिंह। तो इनकी जो कंबाइंड फोर्सेस वर कॉल्ड द दल खालसा एंड दे यूज्ड टू मीट ऑन 2 ओकेजन। 2 इनके बड़े इंपॉर्टेंट ओकेजन हुआ करते थे। जो सिख गुरु हैं, जो सिख लोग हैं उस टाइम के राजा, एक होती थी दिवाली और दूसरी होती थी बैसाखी। तो बैसाखी होती थी और एक दिवाली होती थी। तो बैसाखी कब आती है, 14 अप्रैल को आती है। और दिवाली कब आती है, दिवाली तो आपको पता ही है। तो बैसाखी और दिवाली जो है इनके 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हुआ करते थे। ओके, बैसाखी का डेट यू कैन कंफर्म। ओके, तो गुरु गोविंद सिंह जो है इंस्पायर्ड खालसा विद देयर बिलीव दैट दे वर डिस्टाइंड टू रूल। जो गुरु गोविंद सिंह थे वो ये कहा करते थे कि भाई आप एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी क्लास हो जो कि रूल करने के लिए ही पैदा हुई हो। तो मतलब ये बहुत ज्यादा वेलर रखने वाली कौम थी सिख जो है उस टाइम के। ओके, वेल नेट है ये ऑर्गेनाइजेशन। महाराजा रंजीत सिंह जो है इनके इंपॉर्टेंट उस टाइम में राजा होते थे। रीयूनाइटेड ऑल दीज ग्रुप्स एंड एस्टैब्लिशेस कैपिटल एट लाहौर। उनकी कैपिटल जो थी लाहौर में थी। अ नोट ऑन खालसा, द टर्म खालसा का क्या मतलब होता है, खालसा का मतलब है सोवराइन और फ्री, वो पर्सन जो फ्री है। सोवराइन जो फ्री है मीन्स सोवराइन है या तो जिसको जो खुद का मालिक है या फ्री है। इन 1699 द 10th गुरु ऑफ सिक्स, गुरु गोविंद सिंह established the खालसा पंथ। खालसा पंथ also states that the belief in one God who is master and the protector of all, the only creator and destroyer। उन्होंने कहा था भैया एक ही है, एक ही भगवान है जिसने सबको बनाया है, जो सबको डिस्ट्रॉयर भी वही है, क्रिएटर भी वही है, मास्टर भी वही है, प्रोटेक्टर भी वही है। तो एक ही भगवान है। ओके, फिर आते हैं हम बात करते हैं मराठास की। तो मराठा किंगडम है वॉज अनदर वेरी पावरफुल किंगडम जो कि उसने अपने आप को सस्टेनेबल ओपोजिशन में रहती थी मुगल्स के। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उस टाइम के मराठा। तो शिवाजी जो है कार्व्ड आउट अ स्टेबल किंगडम विद हेल्प ऑफ वॉरियर क्लास देशमुख। तो शिवाजी जो है वो देशमुख के साथ मिलके, शिवाजी जो राजा हैं देशमुख के साथ मिलके उन्होंने एक स्टेबल किंगडम का निर्माण किया था। तो आफ्टर शिवाजी मिनिस्टर्स बिकेम पावरफुल एंड दे केम टू बी नोन एज पेशवास। तो शिवाजी के बाद वाले जो मिनिस्टर्स हैं उनको पेशवा बोला जाता है। तो पेशवास बेसिकली राजा नहीं थे वहां के, पेशवास बेसिकली राजा के मिनिस्टर्स हुआ करते थे जो कि रूल किया करते थे। अल्टीमेटली उन्होंने रूल करना शुरू किया। अंडर द पेशवा मराठास डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो शिवाजी के जाने के बाद पेशवास जो होते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं और पेशवास जो क्या करते हैं उन्होंने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह मराठास को डेवलप किया। जो मराठा है, मराठा एम्पायर एक्सपैंडेड इवेंचुअली एंड लेटर बिकेम द पावरफुल इन दक्कन। तो मराठा जो है, मराठा साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे दोबारा। तो वो एक बहुत ही पावरफुल जो है साम्राज्य की तरह आता है मॉडर्न टाइम पीरियड में। तो जो मराठा किंग है पोजेस द राइट टू लेवी चौथ एंड सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन। मतलब ये एक तरीके के टैक्सेस हैं, टैक्सेशन सिस्टम है, उन्होंने पूरे जगह पे लगाया। जो मराठा है उन्होंने दिल्ली में भी रेड की। मराठा फ्रंटियर्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं राजस्थान तक, बंगाल, उड़ीसा तक, कर्नाटका, तमिलनाडु तक। मराठा की लोकेशन कौन सी है, महाराष्ट्र वाला रीजन। तो ये जो टेरिटरीज है राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलुगु, ये सब क्या है, ये टेरिटरी में वो खुद रूल नहीं करते थे मराठास। ये क्या करते थे, वहां से ट्रिब्यूट के फॉर्म में, मतलब टैक्स के फॉर्म में, ट्रिब्यूट के फॉर्म में, गिफ्ट्स के फॉर्म में वो लिया करते थे। और क्या होगा भाई, सोवराइन मराठास रहेंगे। तो वहां से ये सारे टेरिटरीज में इनका इन्फ्लुएंस था, यू कैन से। ओके,
फिर आते हैं उसके बाद जाट्स। तो जाट्स कहाँ पे आते हैं? जाट्स जो थे 17-18 सेंचुरी में कंसोलिडेट किया जाट्स ने अपना पावर। चूरामन जो है एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरी सिचुएटेड बिटवीन वेस्ट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली। तो वेस्ट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली आगरा के बीच वाला जो रीजन है वहां पे चूरामन जाट जो है वहां पे प्रोमिनेंट थे। तो जाट जो है पहले एग्रीकल्चरलिस्ट थे, प्रॉस्परस एग्रीकल्चरलिस्ट, मतलब उनकी एग्रीकल्चर से उनको बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी होती थी, तो वो लोग थे। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर एमर्ज एज स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो ये जो सारे जाट रूलर्स हैं, सूरजमल, चूरामन, ये सब कहाँ पे? दिल्ली आगरा वाले रीजन में। ये देखिए, ये है 18th सेंचुरी का कॉम्प्लेक्स, पैलेस कॉम्प्लेक्स एट डीग। सो ये देखिए, इसका बंगला डोम नोट करिए आप। बंगला डोम हमने आर्किटेक्ट वाली क्लास में पढ़ा था। ये देखिए, इस तरीके से ये बनाया गया, इन्फ्लुएंस हुआ है बंगाल से ना। फिर जो है लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमारे इंडिया के अंदर तो ये सब हो रहा है, ये जो मुगल एम्पायर खत्म हो गया है, छोटे छोटे एम्पायर्स जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे हैं, उस टाइम पे यूरोप में क्या हो रहा है, मतलब ये वो टाइम है, इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। ये वो टाइम है जब हमारे कंट्री सब कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग फॉरेन पावर्स आ रही हैं। ओके, उस टाइम के उनके नेटिव स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, उनके देशों में क्या हो रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था उसके टाइम पे। तो जो अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैलेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रिविलेज एंजॉयड बाय एरिस्टोक्रेट। वहां पे भी एरिस्टोक्रेट जो होते हैं वो वहां की जिसको कहेंगे प्रिविलेज क्लास है। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे लोगों ने सोशल और पॉलिटिकल प्रिविलेज जो क्लास थी एरिस्टोक्रेट, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या होता है, मिडिल क्लास जो होती है वो लड़ाई करती है, फॉट अगेंस्ट द स्पेशल राइट्स एंजॉयड बाय क्लर्गी एंड नोबेलिटी। जो उनकी हाई इन्फ्लुएंशियल क्लासेस होती हैं, उनको जो स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं उसके अगेंस्ट में बात करते हैं कौन, मिडिल क्लास उनके अगेंस्ट में राइज करती है। सो दे बिलीव दैट द प्रिविलेजेस शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ बट ऑन मेरिट। उस टाइम पे वहां पे ये रिवोल्यूशन हो रहा है कि भाई राजा का बेटा राजा इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जो भी प्रिविलेजेस मिलने हैं वो मेरिट के आधार पर मिलने चाहिए। फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म द सब्जेक्ट्स इनटू सिटीजन्स। द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप अराइज करता है, यहाँ पे नेशन स्टेट अराइज करता है, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात होती है। ये सब कब हो रहा है, लेट 18th सेंचुरी में हो रहा है। और यहाँ पे हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में जो है अंग्रेजों ने अपना पूरा का पूरा राज उस टाइम पे एस्टैब्लिश कर दिया है और हम लोग जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं उस टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। ओके, सो यू कैन सी द कॉन्ट्रास्ट, बाकी यूरोप में क्या हो रहा है और हमारे देश में क्या हो रहा है। इसीलिए मतलब जब ये बात की जाती है कि हमारे देश का जो डेवलपमेंट का लेवल है, अगर हम बात करें 100 साल पीछे या 50 साल पीछे या 80 साल पीछे, जितना भी, तो 100 साल पीछे क्यों है, इसीलिए है 100 साल पीछे हमारे देश में राइट्स की बात अब होना शुरू होती है। हमारे देश में लोगों को अभी तक समझ में नहीं आता कि प्रिविलेज क्लास और मेरिट का मतलब क्या है, अभी तक नहीं समझ पाते। उनको सिर्फ लगता है मेरिट का मतलब सिर्फ मार्क्स आना है, तो इसलिए वो अभी तक यही सोचते रहते हैं मेरिट का मतलब मार्क्स आना है, जबकि मेरिट इज अ वेरी लार्जर टर्म। मेरिट बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर डिसाइड होती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे। एनीवेज, सो दिस वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7। इसके साथ साथ हम खत्म कर रहे हैं क्लास 7, जो मेडिवल इंडिया हम पढ़ रहे थे। क्लास 8 में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया। सो आई होप आपको क्लास 6 और क्लास 7 जो है अच्छे से समझ में आई होगी। दीज बोथ क्लासेस वर द फॉर्मेटिव क्लासेस, जूनियर क्लासेस थी ये दोनों की दोनों, इसीलिए हमने जो कुछ भी पढ़ाई की है इसमें बहुत ही उस लेवल पे पढ़ी है जैसे कि किसी बच्चे को जैसे कुछ नहीं पता हिस्ट्री में, उस तरीके से वो समझ पाए। आपने देखा होगा क्लास 6 और क्लास 7 में भी बहुत सारे फैक्ट्स थे, बहुत सारी चीजें थी जो आपको समझना जरूरी थी, जो आपको नहीं आती थी अब तक। सो डोंट अंडरमाइन एवर द importance of NCERT. NCERTs, I am again and again asserting, NCERTs जो हैं they are very very important books। चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, चाहे किसी की भी बात करो यार, आप साइंस की बात करो, पॉलिटिकल साइंस की बात करो, तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए NCERTs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द फॉर्मेटिव बुक्स। और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, उसके लिए तो दे आर मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा आपको बहुत सारे इतने मोटे मोटे किताबें ला के खरीद के पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अगली क्लास में मिलते हैं हम क्लास 8 के साथ। सो तब तक के लिए क्लास 8 पढ़ने से पहले आई विल स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कि आप जो है क्लास 6 और क्लास 7 को रिवाइज जरूर कर ले, सो दैट इट शुड स्टिक इन योर हेड।